दोस्तों नमस्कार। रेडियो अलवर की आवाज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अल्पना और लेकर के हाजिर हूं खास कार्यक्रम एक मुलाकात। समय समय पर इस कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको हमारे अजीज मेहमानों से। और आज फिर हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान हमारे साथ है, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें कुछ नई जानकारियाँ देने के लिए। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, कैप्टन रोहितास। कैप्टन रोहितास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के और इनका कारगिल वॉर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये प्रशिक्षक के रूप में कारगिल युद्ध में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है और वॉर के दौरान अपडेशन की जिम्मेदारी, जो सेना की अपडेशन की जिम्मेदारी थी, वो इन्हीं के कंधों पर थी। सर, आपका आज हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैं भी सबसे पहले अलवर की आवाज़ स्टूडियो में जो आपने बुलाया, वो भी ऐसे समय पे जो कि कारगिल विजय दिवस जो कि कल का है जी, और उसकी इंटरेक्शन के लिए, बातचीत के लिए जो आपने मुझे बुलाया है मैम, इसके लिए मैं आपका अलवर की आवाज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी कि हमारे साथ आप आज इस शुभ मौके पर, इस गौरवमयी क्षण पर आप हमारे साथ हैं। बातों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले मैं चाहूंगी कि अपना परिचय आप स्वयं हमारे श्रोताओं को दें अपनी जुबानी। मैं कैप्टन रोहतास, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स सर्विसेज लीग हूँ मैम। मैंने सेना में 34 साल नौकरी किया है जी। और कारगिल युद्ध के दौरान मैं IMA में एज ए इंस्ट्रक्टर था और लड़ाई की अपडेटेशन का अंदर इन्वॉल्व था। तो कारगिल की जो लड़ाई थी वो मुझे आज भी हूबहू अच्छी तरह से याद है मैम। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि सरहद पर युद्ध हो रहा है और दोनों तरफ के सोल्जर्स, फौजी जवान लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तो युद्ध में एक सोल्जर का, खास करके इंडियन सोल्जर का क्या जज्बा रहता है, क्या हौसला होता है, कहाँ से आता है इतना हौसला कि वो इस तरह से जान हथेली पे रखकर सरहद पर युद्ध करते हैं? मैम, ये हमारी ट्रेनिंग के दौरान जी, जो हमें प्रशिक्षण मिलता है वो भावना हमें कूट कूट करके हमारे जहन में शामिल कर दी जाती है कि जो हमें टास्क मिलेगा वो राष्ट्र हित के लिए हम अपनी जान पे खेल करके भी उसको निभाएंगे। और वही एक ट्रेनिंग है जो हमारे अंदर, जो हमारे रेजिमेंट होती हैं और जो हमारा निशान होता है, नाम नमक निशान के तौर पे हम हमेशा अपना काम करते हैं ताकि हमारा नाम नीचे ना हो और जो नमक खा रहे हैं हमारे देश का, उसका पूरा करें और जो हमारा निशान जो मिला हुआ है वो हमेशा बरकरार रहे। तो इस ट्रेनिंग को हम सलाम करते हैं, हमारे सभी फौजियों को, जवानों को, शहीदों को सलाम करते हैं, नमन करते हैं और आगे हम बातचीत करते हैं। जैसा कि हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में, तो ले चलते हैं हमारे श्रोताओं को अतीत में 1999 और 3 मई की उस तारीख को हम याद करते हैं जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं उस कारगिल युद्ध की किस तरह से शुरुआत हुई और क्यों हुई। ओके मैम, कारगिल युद्ध के बारे में जानना चाहोगे तो कुछ गूगल्स पे भी मिल जाता है, लेकिन मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगी, जो कि रियल लड़ाई में हुई थी। जी। 3 मई को एक जो हमारे सोर्स होते हैं बॉर्डर के ऊपर मैम, उस सोर्स ने, जिनको बकरवाल भी कहते हैं, आके बताया है कि आगे बॉर्डर के ऊपर तो पाकिस्तानी सेना आके बैठी हुई है। जी। उसकी जांच के लिए, उसकी शनाख्त के लिए एक कैप्टन सौरभ कालिया जो कि फोर्स गार्ड से बिलोंग करते थे, उनकी एक रेकी पेट्रोल निकाली गई 5 जवानों के साथ। रेकी पेट्रोल की मैम बनावट होती है 5 से 7 जवान और उनके पास थोड़ा बहुत हथियार अम्युनिशन, क्योंकि उनका काम केवल खबरें हासिल करना होता है, लड़ाई करना नहीं होता है। तो वो गए वहाँ पे, जाके देखा तो ऑलरेडी वहाँ पे पाकिस्तान की सेना पोजीशन लिए हुए थी। उन्होंने अम्बुश किया और लड़ाई के दौरान लड़ते लड़ते उनकी अम्युनिशन खत्म हो गई कैप्टन सौरभ कालिया की टीम की, तो उनको बंदी बना लिया गया। तब खबर लगी कि सौरभ कालिया का अम्युनिशन डिस्कनेक्ट हो गया है। दूसरी पेट्रोलों से सर्च किया और ये सर्विलेंस द्वारा जांच में आया कि हाँ, ये तो पूरे बॉर्डर पे तकरीबन 150 किलोमीटर जो द्रास का एरिया है
उसके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने आके पोजीशन ले लिया। जी। इन्होंने किया गलत, क्योंकि एक संधि हुई थी 1972 में, दोनों देशों के उसके ऊपर साइन थे कि बर्फ के टाइम पे जब हैवी स्नोफॉल, क्रेशर, अवलांच आते हैं, उस पीरियड में किसी भी देश की सेना यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली भी होता है। तो उस संधि का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना 1999 विंटर टाइम पे हमारे द्रास सेक्टर में 150 किलोमीटर में आके बैठ गई जी। और ये संधि का बिल्कुल उल्लंघन था, हमारी सेना को पता नहीं था। जैसे ही समर सीजन शुरू हुआ, तब जाकर के बर्फ पिघली, तो कुछ सौर बकरवाल वगैरह वहाँ गतिविधियां देखी, तब ये खबर लगी। और फिर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, जब सामने पता चल गया कि 150 किलोमीटर में दुश्मन बैठ गया है। हमारे देश के सामने, सेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि दुश्मन इतने डोमिनेट फीचर के ऊपर, जहाँ पे फोर्टिफिकेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, अम्युनिशन रखा हुआ है जी, वहाँ बैठ गया और उसको छुड़ाना एक बड़ी चुनौती हो गई थी जी। तब एक ही विकल्प था कि हमारी पैदल सेना को उन चोटियों पे कैसे भेजा जाए दुश्मन की गोलियों से बचते हुए। तब हमारा साथ दिया बोफोर्स गन, जो कि आरटी के तोपखाना के अंदर हैं। 155 mm की जो गने हैं, जो सेकेंडों के हिसाब से बहुत रिपीट फायर डालती हैं जी, और एयर का। तो हमारे यहाँ 26 तारीख को पहली एयर स्ट्राइक हुई, 26 मई को जी। तो मैम उसमें दुश्मन का सर दबाया गया, प्लस बफोर्स के द्वारा फायर डाला गया, जिससे इन्फेंट्री, ताकि दुश्मन खुले में हरकत ना कर सके। और इन्फेंट्री की 4 पलटनें थी जो पहले फेज में गई हैं, 18 ग्रेनेडियर, 17 जाट, 13 जैकरिफ और सेकंड राजरिफ जी। तो ये आगे बढ़ते रहे, नुकसान भी कुछ होता रहा, और आरटी के सपोर्ट फायर प्लस एयर स्ट्राइक ने जो दुश्मन का सर दबाए रखा, उसका ये लाभ उठाते हुए और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए, और कारगिल की जो नज़दीक छोटी चोटियां थी वो कुछ ही दिनों में हमने कब्जा कर लिया था जी। लड़ाई और आगे बढ़ती रही, जिसके अंदर काफी ये रहा कि हमारी एक पेट्रोल भी इन्होंने कैप्चर की हुई है, बंदी बनाया हुआ है। तो जो सेना का बहुत जबरदस्त था, जिसके अंदर एक ही थी चुनौती, बस एडवांटेज उनके पास थी कि वो ज्यादा डोमिनेट हाइट में ऊपर बैठे और हम नीचे से ऊपर जाना और दुश्मन को बर्बाद करके और अपना ऑक्यूपाई करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल कैप्टन रोहतास, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम नीचे थे और वो कारगिल की चोटी पर था हमारा दुश्मन, और हमारी सेना के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी। आगे मेरा अगला सवाल ये है कि क्योंकि ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण युद्ध था, दुश्मन चोटी पर था और हमारी सोल्जर्स, हमारी सेना नीचे थी। नीचे से ऊपर की ओर जो मूवमेंट है वो बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ था। तो इसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई और कौन सी ऐसी प्रणाली को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमारा टारगेट था दुश्मन को वहां से हटाना, तो उसके बारे में बताइए। मैम, ये एक ट्रेनिंग के दौरान भी हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है जी। सारे हम जो फीचर्स होते हैं वो मैप में स्टडी कर लेते हैं, कहाँ रॉक है, कहाँ क्लिफ है, कहाँ स्टीप स्लॉप है, और कहाँ से हमें आड़ मिल सकती है, कहाँ रीएंट्रेंट है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। उन सब सिखलाई को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत जबरदस्त आरटी फायर सपोर्ट लिया और एयर स्ट्राइक कराया। हमारे जो एयर स्ट्राइक थी, हर दिन तकरीबन 10 से 12 एयर स्ट्राइक होती थी। उसका फायदा ये था कि दुश्मन खुले में हरकत ना कर सके, हमारी एक्सेस को देखते हुए अपने आप को बदली नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमारे आरटी की जो बफोर्स गने हैं जी, उन्होंने इतना मतलब कि बारिश की तरह दुश्मन के फीचरों के ऊपर फायर किया, जिससे उनका सर दबा रहा, और हमारी इन्फेंट्री ने जहां हमारा रेशियो होता है उससे भी ज्यादा गुना लगा के और ऊपर चढ़ने में सफलता मिली। पहले हमने छोटी छोटी चोटियां ली मैम, फिर वहां फुट होल्ड किया और फिर आगे की रणनीति जी। जब बात आई है, जिक्र हुआ है बोफोर्स गन का, तो मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं बोफोर्स गन किस तरह से काम करती है, क्या फीचर्स होते हैं इसके, और इसी को क्यों यूज किया गया है इसमें। मैम, बोफोर्स गन 150 mm कैलिबर की गन है जी, जो सेकंडों के हिसाब से दुश्मन के ऊपर रिपीट फायर कर सकती है।
और उसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है जी कि वो एक तरीके से जैसे ओले के टाइम पे ओले बरसते हैं, हाँ। ऐसे वो गन से फायर किया जाता है। यहाँ तक मैं बताऊं, ये बफोर्स गन्स की लाइफ 40 साल थी जी। लेकिन इस कारगिल में हमने उसका इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया जो पूरी लड़ाई समाप्त होते होते R4 हो गई। और उसी की बदौलत आज हम उन द्रास सेक्टर में जो चोटियां थी कारगिल की, उनको लेने में सफल हासिल हुए। यानी बोफोर्स गन का इस्तेमाल और ये इस चुनौती को जीतने के लिए बहुत बड़ा योगदान बोफोर्स गन का रहा है। चुनौतियां तो निश्चित रूप से कैप्टन साहब हर मोड़ पर आई होंगी, वहां पर हर मुकाम पर आई होंगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा युद्ध था हमारे लिए। लेकिन इस समय में जो एक सोल्जर के लिए, एक जवान के लिए, सबके लिए जो खान पान का कि किस तरह से उसको मैनेज करना होगा वहां पर, वो किस तरह से मैनेजमेंट खाने पीने का किस तरह से रहा? मैम, हर लड़ाई में कोई भी लड़ाई हो, उसका विजयश्री पाने के लिए सबसे पहले उसके पास हथियार अम्युनिशन पूरा होना चाहिए जी। नंबर 2 पे उसकी कम्युनिकेशन, साइडों से मिला, पीछे के ऑर्डर, आगे सारा कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए। नंबर 3 पे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाई सिस्टम जी। वो समय समय पे हमारा सप्लाई सिस्टम होता रहना चाहिए, कम्युनिकेशन खत्म नहीं होना चाहिए, और हमारे जो अम्युनिशन और इसकी पूर्ति साथ के साथ लगातार एक रिदम ऐसा बनना चाहिए जिसमें किसी चीज की कोई कमी ना आए। जी, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी युद्ध के लिए। तो सर, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि एक फौजी है, एक जवान है जो सरहद पर लड़ रहा है, वो कितने दिन तक भूखा लड़ सकता है बिना खाए पिए? जी, मुझे मैम याद है अच्छी तरह से जो हमारी ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारे 72 घंटों तक। अच्छा। तो हमने खूब कराया हुआ है। हार्ड स्केल के ऊपर हमें करीब 1.5 से 2 लीटर पानी मिलता था। अच्छा। जिसके अंदर ये सब करना होता है। ये जानबूझ के हमें ट्रेनिंग सख्त दी जाती है ताकि दौरान जंग हम उसका बर्दाश्त कर सकें, उस पीड़ा को। और 72 घंटे से भी ज्यादा कोई हमें ऑपरेशन ऑफ वार में जाना पड़े जिसमें 5, 10, 15, 20 दिन लग सकते हैं, पीछे से खाना आने में देर लग सकती है, हम कुछ फूड पैकेट्स, कुछ ड्राइस, जैसे हमारी भाषा में हम शक्कर पाराज वगैरह बोलते हैं, जो 5-7 दिन तक खराब नहीं होता है, वो हम लेके जाते हैं और उसी के अनुरूप हम अपने आगे काम करते हैं। जी। सर, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि कारगिल के हीरो, सर यहाँ हमारे जहन में विक्रम बत्रा का नाम आता है, जिन्हें शेर शाह भी कहा जाता है और उनको इस युद्ध का हीरो कहा गया है। तो उन्होंने किस तरह से इस लड़ाई में, उनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में आप बताइए। मैम, इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है और काफी सारा सोशल मीडिया वगैरह पे है। कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जैक रिफ से संबंध रखते थे जी। और जो लीडिंग फाइटिंग ट्रूप्स थे उसके अंदर थे और उनकी घातक टीम थी, उसको भी वो देख रहे थे। ये जो लीडिंग और घातक होते हैं, इनका काम होता है सबसे पहले दुश्मन के पास जाके टैकल होना और दुश्मन को बर्बाद करके और फुट होल्ड करना। ओके। इस दौरान इन्होंने शुरू में ले ली जो ऑर्डर मिला, टास्क, सीओ इनके टास्क देते थे जी। तो विक्रम बत्रा जी बोलते थे, सर डन, ये दिल मांगे मोर। ओके। दूसरी चोटी मेरे पास में ही है सर, ऑर्डर दो, फटाफट इसको भी ले लेता हूँ। तो वो परवाह किए बगैर अपनी जान की और इतना खुले दिल से अपने जवानों के साथ, और उसने जो शौहर दिखाया उधर, वो तारीफे काबिल है। जी, वाकई में एक बार पुनः हम उस शहीद को याद करते हैं और रेडियो अलवर की आवाज नमन करती है। उनके इस बलिदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते। ऐसी हिंद की सेना जिनका जितनी बार शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। इनको शेरशाह क्यों कहा जाता था? शेरशाह इनको क्यों कहा जाता था मैम जी, कि जो पुराना आप देखोगे शेरशाह शूरी और ऐसा कुछ आए हैं इसमें, तो इनका नाम इनके काम के अनुरूप ही जो एकेडमी में जब ट्रेनिंग कर रहे थे, हाँ। उस दौरान से ही इनका ये जज्बा ऐसा था काम करने का, और ये अपने आप को शेरशाह के तौर पे ही प्रोजेक्ट करते थे। तो इनका नाम बातचीत में ही शेरशाह पड़ गया था। अच्छा, और दिल मांगे मोर का कैसे कनेक्शन है? दिल मांगे मोर इन्होंने पहले कोई देखा हुआ था डायलॉग मूवी का। अच्छा। तो उस दौरान थी वो कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो ऐसी लड़ाई के दौरान, भयंकर लड़ाई में जहाँ पे एक फीचर पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इनका मोराल इतना अप था, वो ओके देते ही सर कैप्चर डन, लेकिन ये दिल मांगे मोर। सीओ साहब को भी कभी
हंसी आती थी, नहीं पहले तुम प्लान बनाओ, होल्ड करो, ये करो, नहीं नजदीक है सर, ये दिल मांगे मोर, ओके कैरी ऑन। क्या बात। तो इनके हौसले को, इनके जज्बे को हम फिर सलाम करते हैं। और वाकई में अभी इस समय हमको गूज बम्स हो रहे हैं उनकी बातें जब आप बता रहे हो। तो ये दिल मांगे मोर, कुछ और बताइए, क्योंकि उस समय आप वॉर रूम में थे और अपडेशन का काम कर रहे थे। मैम ऐसे ही 13 जैफ रिक्शाद 18 ग्रेनेडियर थी, जिसकी घातक प्लाटून में योगेंद्र यादव, जिसको परमवीर चक्कर मिला है जी। इनको भी एक क्लिफ से लेकर के और टाइगर हिल के ऊपर पहुंचना था। और इनकी घातक प्लाटून ने जितना शौर्य का काम किया है, क्योंकि योगेंद्र यादव लड़ाई के बाद वहाँ आईएमए में आ गए थे। जब योगेंद्र यादव आईएमए में आए थे तो वो जख्मी थे, उनका पट्टा डला हुआ था। तो मैं ट्रेनिंग टीम में ही था, तो मैं योगेंद्र यादव से बातचीत करता रहता था। वहाँ की सीन पूरी हम तो पहले कागज में मार्क करते थे, फिर योगेंद्र यादव ने पूरी जवानी बताई, पूरी लड़ाई की सीन कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इनको भी किसी को कुछ पता नहीं था कि अब आगे क्या होगा, आज का दिन कैसा है, कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन जब टाइगर हिल के ऊपर कब्जा किया तब इन्होंने इतना शौर्य का काम किया था, दुश्मन को, बचे हुए को मार के उनके हथियार भी सारे ले आए उठा के पाकिस्तानियों के। हाँ, तो इनका भी हौसला, क्योंकि यंग सोल्जर थे, बहुत अच्छी इन्होंने वहाँ पे किया। और ऐसी रॉक थी जिसके ऊपर चढ़ना नामुमकिन है जी, उसके ऊपर जाकर के बंकर को बर्बाद करना और उस पे झंडा लगाना भारत का जी, ये सब उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर से इनके जज्बे को और इनके हौसले को, इनके शौर्य को सलाम करते हैं। आगे मैं जानना चाहूंगी सर कि ये जो कारगिल युद्ध था, इसके अंदर ये बताते हैं, जितना हम लोगों को जानकारी है, कि 5 बंकर थे जिसमें ये लोग छुपे हुए थे, और 4 बंकर तो पता थे, लेकिन एक बंकर नजर नहीं आ रहा था, वो छुपा हुआ था। तो उसमें से निकल करके, और हमारे जो हीरो थे इस वॉर के, विक्रम बत्रा, वहां से छुप करके जो गोली चली थी उसके शायद ये शिकार हुए थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मैम, जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। वहाँ पहाड़ की बनावट के अनुरूप आदमी सोचता है कि इस पहाड़ी के ऊपर यही 2 बंकर का फीचर है, इसकी डिस्टेंस को देखते हुए। तो शायद बंकर से निकल करके किसी पत्थर की आड़ में या कोई और वैसा ही कोई एक बंकर नजदीक होगा, तो ये वहां जाके चोटी पे कब्जा करके, विक्रम बत्रा जी बोल रहे थे कि बस मैंने ये भी चोटी पे कब्जा कर लिया। तो उन्होंने, जो बचा हुआ दुश्मन था, उन्होंने पीछे से आकर के और विक्रम बत्रा पे वार किया, जिसमें उनकी शहादत हो गई जी। तो यानी पीछे से दुश्मन ने वार किया, बचा हुआ दुश्मन, बिल्कुल जो बचा हुआ दुश्मन था, और तभी हमारे जवान लड़ते लड़ते ये देश के लिए शहीद हो गए। रेडियो अलवर की आवाज आज इस गौरवमयी दिवस पर फिर से उन सभी शहीदों को नमन करती है और याद करती है उनकी कुर्बानियों को, और उनके जज्बे को सलाम करती है, उनके हौसले को सलाम करती है। हमारे साथ हैं कैप्टन रोहतास, जो उस समय कारगिल वॉर में प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और वॉर रूम में ट्रेनिंग टीम का भी ये अहम हिस्सा रहे हैं, और उनसे बातचीत हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी बातें हमें बताई जा रही हैं। आओ झुक कर करें सलाम उन्हें, जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुशकिस्मत वाले हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। सत सत नमन उन योद्धाओं को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भारत के रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी। उनको हम सत सत नमन करते हैं। कारगिल विजय दिवस की आपके अलवर की आवाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और इसको देश के सामने रखने का काम किया। सर, चलते चलते जाते जाते एक खास संदेश सभी श्रोताओं के लिए आपके द्वारा इस शुभ अवसर पर, इस गौरवमयी दिवस पर। मैम, एक संदेश यही है जो खास तौर से नौजवानों के लिए है कि नौजवानों को हमारे देश की सेना में जाना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। इसमें जो आना जाना सभी को है इस दुनिया में, लेकिन जो देश के लिए काम करता है उसका कोई कंपैरिजन किसी से हो नहीं सकता है। मैं सब युवाओं को यही कहूँगा कि अपनी देश की सेना के लिए ऑप्टी हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश की सेना में जाने का अपना मन रखें। बहुत ही सुंदर संदेश और बहुत अहम जानकारियाँ आपने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो अलवर की आवाज में आने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप फिर आएंगे और करेंगे कुछ और बातें, कुछ और जानकारियाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम, धन्यवाद।